आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का क्या महत्व है। तो विद्युत संबंधी किरचॉफ के नियम क्यों महत्व में लाए गए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अगर बात करी जाए, हमें पता था विद्युत परिपथ संबंधी ओम का नियम और ओम के नियम के अनुसार जो किन्हीं भी दो मतलब चालकों के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? यह नियम वैज्ञानिक ओम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, परंतु आप देखें तो ओम का जो नियम है वह सभी विद्युत परिपथों के लिए क्या होता है, लागू नहीं हो पाता। इसीलिए किरचॉफ ने नियम दिए थे। तो पहला नियम क्या था? तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किन्हीं भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? शून्य होता है। अर्थात इस संधि पर अगर आप धारा का योग करेंगे, ठीक है, तो उसका मान कितना हो जाएगा? उसका मान हो जाएगा आपके पास में शून्य। तो यहाँ पर देखिए, इसमें I1 इसमें I2 प्रवाहित हो रही है और देखिए धारा की दिशा कैसी है। I1 इस संधि पर आ रही है, I4 इस संधि से जा रही है, I5 भी इस संधि पर आ रही है, I2 इस संधि से दूर जा रही है, जबकि I3 संधि पर प्रवेश कर रही है। तो चिन्ह किस प्रकार से लिए जाएंगे? चिन्ह आने वाली धाराओं को दोस्तों धन चिन्ह से, तो हम लोग लिखते हैं I1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? I5, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? और कौन सी धारा आ रही है? I3। तो यहाँ पे आप देखें तो इनका जो योग होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? जाने वाली समस्त धाराओं के बराबर। ठीक है, तो जाने वाली समस्त धारा कौन सी है? I2 और I4। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? I4 और I2 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जब आप इसका पक्षांतर कर देंगे, अर्थात I1 प्लस I5 प्लस I3 माइनस में I4 और माइनस में I2, तो यहाँ पे जब इनका सबका योग कर दिया गया तो वो किसके बराबर आ जाएगा? शून्य का। अर्थात संधि पे लिखा जाता है दोस्तों क्या? आने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। यह किरचॉफ का पहला नियम था। और दूसरे नियम के दूसरा नियम किरचॉफ का ये बोलता है कि यहाँ पर किसी भी बंद परिपथ में क्या होता है? विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराएं, जैसे कि पहले सेल के कारण अगर इस परिपथ में मान लेते हैं, इस परिपथ में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर धारा I2 प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I3 प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धाराएं होती है उनके संगत अगर प्रतिरोधों के गुणनफल का अगर हम लोग बीजगणितीय योग करें तो उसमें उपस्थित जितने विद्युत वाहक सेल है उनका योग, उनके जो विद्युत वाहक बल है उनका योग कर दे तो उसके बराबर होगा। मतलब अगर आप इसमें देखें, हमारे पास में अगर इसको नाम दे देते हैं A B C D E और इसको नाम दे देते हैं F, तो यहाँ पे ये है जो उसे हम लोग लूप पहला मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा लूप है, ठीक है, इसको लूप नंबर 2 मानते हैं। तो यहाँ पर आप लूप में देखिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 2 धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर, I1 और I2। और इस लूप में देखें तो यहाँ पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? यहाँ पर I2 और I3। तो इसके अनुसार आप देखिए, अभी बोला आपको कि E1 और E2 का जो योग है वो इस परिपथ में हम लोग कह सकते हैं किसके कारण? देखिए I1 जो धारा I है उसकी दिशा यहाँ पर कैसी है दोस्तों? धारा I की दिशा इस दिशा में है, जबकि I2 विपरीत दिशा में बह रही है। तो इसका जो योग है दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा I1 R1, ठीक है, और I2 को मान लेते हैं विपरीत दिशा में, वो हो जाएगी माइनस में I2 R2 के बराबर। तो ये क्या है हमारे पास में? यहाँ पर किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी बंद लूप में जितने भी विद्युत वाहक बल होते हैं सेलों के उनका योग कर दिया जाए और परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल करके फिर उनका योग कर दे तो वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये लूप नंबर 1 में। और अगर आप लूप नंबर 2 में देखें तो लूप नंबर 2 में क्या हो जाएगा आपके पास में? तो दूसरा लूप है आपके पास में। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे लूप में देखिए कि यहाँ पे हमारे पास में I3 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे इस प्रतिरोध R2 से I2 प्रवाहित हो रही है और इसके विपरीत दिशा में हमारे पास में क्या प्रवाहित हो रही है? I1 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि I2 और जो I3 है उसकी दिशा कैसी है? एक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पूरे बंद जाल में कितना हमारे पास में विद्युत वाहक बल वाला सेल लगा है? एक E2 भर लगा है। तो ये जो E2 का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों किसके बराबर? I3 R3, ठीक है, प्लस आप इसको लिख सकते हैं किसके बराबर?
I2 माइनस I1 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 और इसके साथ में प्रतिरोध कौन सा है, R2, ठीक है। तो ये आपका था किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इनके जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखिए हमारे पास में जो ओम का नियम है वो सभी परिपथों पे लागू नहीं हो पाता, ठीक है। अगर मान ले इस प्रकार से बहुत जटिल जटिल हमारे पास में क्या है, बहुत जटिल विद्युत परिपथ है, जैसे इस परिपथ में आप यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रतिरोध R2 है उससे 2-3 धारा प्रवाहित हो रही, तो I1, I2 और I3 तीनों ही प्रवाहित हो रही, जैसे कि I2 और I3 एक दिशा में और I1 विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक से अधिक धारा प्रवाहित हो रही है तो ओम का नियम हम अच्छी तरीके से नहीं लगा सकते, तो वहां पे किरचॉफ का नियम हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से विद्युत परिपथ को हम लोग इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।